नमस्कार मित्रों, शिवाय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित सामान्य जानकारी देखी थी। उसी कड़ी में हम आगे जो व्याकरण से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं वो आज के वीडियो में देखेंगे। सभी मित्रों से और विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करें। पढ़ने से पहले आपके पास में पेन और नोटबुक होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको नोट करने हैं ताकि वो आपके लिए स्थायी हो जाए और आपके एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट मिले। तो आज हम व्याकरण से संबंधित सामान्य परिचय देखते हैं। हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय ये आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ शब्द आया है व्याकरण, यहाँ शब्द आया है व्याकरण। व्याकरण शब्द का यदि विच्छेद करें तो वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना हुआ शब्द है व्याकरण। वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना हुआ शब्द है व्याकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना या भली भांति जानना या भली भांति जानना। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना या भली भांति जानना। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, व्याकरण की परिभाषा भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग जिससे किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग जिससे किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए मित्रों, किसी भी भाषा का अगर हमें शुद्ध उच्चारण करना है, शुद्ध लेखन करना है, शुद्ध प्रयोग करना है तो उसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण करने के लिए, शुद्ध लेखन करने के लिए, शुद्ध प्रयोग करने के लिए हमें हिंदी की व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें हिंदी व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। आगे हम इससे देखते हैं कि व्याकरण के अंग हिंदी में व्याकरण के कुल कितने अंग होते हैं। हिंदी में व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। हिंदी में व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। ये व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि व्याकरण का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो सबसे छोटा अंग वर्ण होता है। व्याकरण का सबसे छोटा अंग वर्ण होता है तथा सबसे बड़ा अंग वाक्य होता
होते हैं, जिनमें हम सबसे पहले वर्ण को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक अब बन जाएगा वर्ण विचार, जो कि पटवा, पुलिस SI, रेट, LDC सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसलिए इन तथ्यों को आप साथ में नोट भी करते जाइए। और प्यारे विद्यार्थियों, ठान लो इस लॉकडाउन में कि हमें तैयारी लगातार करनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए घर बैठे अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। आगे हम देखते हैं वर्ण विचार, और वर्ण से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा तथ्य है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। दूसरा तथ्य है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। अगला तथ्य है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि इसमें ना लिखित दिया हुआ हो ना मौखिक दिया हुआ हो और पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। यदि लिखित हो तब हमारा उत्तर वर्ण होगा, और यदि मौखिक शब्द दिया हुआ हो तब हमारा उत्तर ध्वनि होगा। अगला तथ्य है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। अगला तथ्य है भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। पूछ लिया जाए कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य को माना जाता है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य हो जाएगी। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगी। और यदि ऐसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारा उत्तर वर्ण होगा, वर्ण। और यदि ऐसा पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ध्यान दीजिए लिखित इकाई शब्द दिया हुआ हो तब हमारा उत्तर क्या आएगा, वर्ण। लिखित इकाई दिया होगा तब हमारा उत्तर आएगा वर्ण। और यदि मौखिक इकाई दिया हुआ है
यदि मौखिक इकाई दिया हुआ है तब हमारा उत्तर होगा ध्वनि, तब हमारा उत्तर क्या होगा ध्वनि। ये कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, व्याकरण की दृष्टि से आपको इनका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, नेट जेआरएफ के स्कूल व्याख्याता या हिंदी सेकंड ग्रेड या रेट की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी ये तथ्य हैं। इसके आगे हम चर्चा करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के कुल 2 भेद माने जाते हैं। वर्ण के कुल 2 भेद माने जाते हैं। पहला है स्वर वर्ण, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाएंगी? स्वर वर्ण कहलाएंगी। व्यंजन वर्ण ध्वनियां स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती हैं, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इसकी परिभाषा हो जाएगी स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन वर्ण कहलाती हैं, व्यंजन वर्ण कहलाती हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन वर्ण कहलाती हैं। इसके आगे स्वरों की संख्या कि हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। सीधा सा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है छोटी एग्जामों में कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या बताइए। तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है 11। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है 11। कौन कौन से होते हैं स्वर? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 हमारे स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनको स्वरों में शामिल किया जाता है। अब आपके जहन में एक प्रश्न होगा कि इनके साथ में अंत और अह भी तो होते हैं, अंत और अह भी तो होते हैं, इनको हम क्या माने? ये क्या होते हैं? इनको विद्वानों ने अलग नाम दिया है व्याकरण में। इनको अयोगवाह्य वर्ण के नाम से जानते हैं। अयोगवाह्य वर्ण, इनको अयोगवाह्य वर्ण के नाम से जानते हैं। अयोगवाह्य वर्ण शब्द जो है वह बना है ए प्लस योग प्लस वाह्य के जोड़ने पर यह शब्द
बना है। यहाँ पर ए का अर्थ है नहीं, यहाँ पर ए का अर्थ है नहीं। योग का अर्थ है जुड़कर, योग का अर्थ है जुड़कर, और वाह का अर्थ है वहन होने वाले, वहन होने वाले, अर्थात वे वर्ण जो किसी से जुड़कर वहन नहीं होते हैं, अकेले रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें अयोगवाह्य वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है या उनको अयोगवाह्य वर्ण कहा जाता है। ये हमेशा स्वरों के साथ ही होते हैं, व्यंजनों के साथ कभी भी नहीं होते हैं, यानी कि ये किसी के साथ जुड़कर नहीं रहते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह्य वर्ण के रूप में माना जाता है। इसके आगे हम वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं कि वर्ण कैसे किन आधारों पे बांटे गए हैं। वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण 5 आधारों पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला आधार है, पहला आधार है मात्रा के आधार पर, पहला आधार है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर वर्ण 3 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं तो मात्रा की परिभाषा होगी उच्चारण में, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा के आधार पर वर्ण 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर, इसी का दूसरा नाम है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, इनकी कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, रे। इनको मूल स्वर मानते हैं, ह्रस्व स्वर मानते हैं, एक मात्रिक स्वर मानते हैं। अगला जो प्रकार है वह है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या इसी का दूसरा नाम है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इसी का दूसरा नाम है संध्या स्वर, इसी का दूसरा नाम है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। इनकी कुल संख्या 7 मानी जाती है, इनकी कुल संख्या 7 मानी जाती है। ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर या संध्या स्वर या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अगर केवल संयुक्त स्वरों की बात करें, केवल संयुक्त स्वर अगर आपसे पूछे जाए तो केवल संयुक्त स्वर ये 4 होते हैं। केवल संयुक्त स्वर अगर पूछा जाए तो ये 4 होते हैं। इसके बाद में अगला जो भेद है हमारा इसमें वह है प्लुत स्वर, वह है प्लुत स्वर। नंबर 3 पर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर
उच्चारण करने पर सामान्य से तिगुना समय लगता है, सामान्य से तिगुना समय लगता है। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। सामान्य से तिगुना समय या लंबे समय तक जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, उच्चारण भी किया होगा, जैसे ये शब्द है। अब इस शब्द का यदि हम उच्चारण करते हैं तो ये जो तीन लिखा हुआ है इसका अर्थ ये है कि इससे पहले जो स्वर आया है उसका सामान्य से तिगुना समय उच्चारण में लगाना है। जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं ओम, यानी कि अगर एक बार ओ बोले तब तो हम ओ, लेकिन इसी ओ को 3 बार जितना बोला जाता है उतना समय लगेगा ओम। इसी प्रकार से आपके पास ऐसे हो जाए जैसे नाम, तो यहाँ पर जो ए अंतिम ध्वनि निकल रही है ए स्वर की, उसको हम 3 बार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लंबे समय तक बोल रहे हैं। तो ऐसे स्वर जिनको हम लंबे समय तक उच्चारित करते हैं उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। आज तक की यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए होंगे। बस आप ठान लीजिए कि हमें सफल